नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे आदेश पर चर्चा करूंगी जिसमें तलाक के लिए पत्नी द्वारा मांगी गई रकम सुन के कोर्ट भी चकरा गया और कोर्ट ने पत्नी को जो वार्निंग दे दी, एक चेतावनी दे दी कि वो ऐसा आदेश दे सकता है जो उसे पसंद नहीं आएगा। तो कोर्ट ने पत्नी से कहा कि उसे तर्कसंगत मांग रखनी चाहिए। तो ये सारा मामला क्या है, इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने पत्नी को क्यों चेतावनी दी और बाद में क्या हुआ, इस सब पर मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगी। तो जिस मामले की मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूं उसमें जोड़ा यानी जो पति पत्नी है वो तलाक के मुहाने पे खड़ा है और वन टाइम सेटलमेंट की रकम का मसला चल रहा है। दोनों की शादी को मात्र 1 वर्ष 2 महीने का समय हुआ है। अब देखिए आप कितना कम समय शादी के बाद भी विवाद इस तरह से वैवाहिक विवाद आ रहे हैं सामने। ये बात भी इस केस से निकल करके सामने आती है क्योंकि ये जो केस था इसमें शादी को सिर्फ 1 साल 2 महीने का ही समय बीता था और दोनों के बीच जो था इस मामले में जो पत्नी है वो पत्नी तलाक चाहती है जबकि पति चाहता है कि दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना हो यानी पत्नी के साथ रहने का निर्देश दिया जाए। ये पति चाहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस था वो ट्रांसफर का था जिसमें पत्नी ने एप्लीकेशन दाखिल कर रखी थी और ये मांग की थी कि एक जगह लंबित मुकदमा जो है वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। मूलतः केस ये था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए सुलझाने और आपसी विवाद का मिल बैठकर हल निकालने के लिए इस केस को मध्यस्थता केंद्र भेजा था। लेकिन पिछले दिनों जब ये मामला दोबारा कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा तो कोर्ट को बताया गया कि मध्यस्थता के प्रयास फेल हो गए हैं। तो यहां से ये पिछले दिनों जो थी बात शुरू हुई थी। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जब कोर्ट किसी मामले को मध्यस्थता के जरिए पक्षकारों के बीच बातचीत से हल होने की गुंजाइश देखता है तो फिर उन केसेस को वो मध्यस्थता केंद्र भेजता है ताकि पक्षकार बीच में मिल बैठ करके और समस्या का हल निकाल लें, क्योंकि जो ये हल निकलेगा वो दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक होगा और स्थायी होगा, ऐसा कोर्ट मानता है। इसीलिए जो वैवाहिक विवाद होते हैं उनके ज़्यादातर मामले कोर्ट जो है वो मध्यस्थता केंद्र भेजता है ताकि मध्यस्थता के जरिए मिल बैठ करके समस्या का हल निकले। हाँ, अगर मध्यस्थता के जरिए विवाद का हल नहीं निकलता है तो कोर्ट फिर उस मामले को कानूनी बिंदुओं पर सुनता है और फैसला देता है। ये कोर्ट की एक सामान्य प्रक्रिया है और ज्यादातर वैवाहिक विवादों में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये जो मामला है जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ ये पिछले हफ्ते सुनवाई पर आया था और सुनवाई करने वाली बेंच थी जस्टिस जेबी पारडीवाला की और जस्टिस केवी विश्वनाथन की। पति और पत्नी दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में मौजूद थे और सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने मामले की प्रगति पूछी तो कोर्ट को बताया गया कि मध्यस्थता का प्रयास जो है वो फेल हो गया है। कोर्ट ने पत्नी के वकील से पूछा कि वो क्या चाहती है तो वकील ने कहा कि पत्नी तलाक चाहती है क्योंकि इस मामले में अब सुलह की कोई उम्मीद नहीं दिखती। तब कोर्ट ने पति के वकील से पूछा कि वो क्या चाहता है तो वो बताया गया कि पति चाहता है कि दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का आदेश दिया जाए, वो साथ रहना चाहता है। इस पर जस्टिस पारडीवाला ने पति के वकील से कहा लेकिन वो तो वापस नहीं आना चाहती, यानी पत्नी तो वापस आकर के पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर क्यों ना इस केस को आगे के लिए जो है वो खत्म किया जाए, वो किया जाए। तो पति ने कहा कि ठीक है, वो तलाक के लिए भी राजी है। अब कोर्ट ने पत्नी के वकील से दोबारा पूछा कि पत्नी क्या करती है, वो क्या काम करती है। वकील ने बताया कि पत्नी के पास आय का कोई जरिया नहीं है, यानी पत्नी ना तो नौकरी करती है ना कोई रोजगार करती है, तो उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। ये साफ हो गया था। इसके बाद जब कोर्ट ने पति के वकील से पूछा कि पति क्या करता है तो बताया गया कि पति दुनिया की एक जानी मानी कंपनी में इंजीनियर है। तो इसके बाद जब कोर्ट का अगला सवाल आया कि भाई तो फिर मध्यस्थता क्यों फेल हो गई, इसी समय ये ही टर्निंग पॉइंट था इस केस का जो सुनवाई मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल जो जो हुआ है कोर्ट में मैं वही बता रही हूँ आपको अक्षरशः कि जब कोर्ट ने पूछा कि मध्यस्थता क्यों फेल हुई तो पति के वकील ने कोर्ट को बताया कि पत्नी 5 करोड़ रुपए मांग रही है जबकि वो पत्नी को तलाक के लिए वन टाइम सेटलमेंट में 35-40 लाख रुपए देने को तैयार है।
5 करोड़ की मांग सुनते ही जो न्यायाधीश थे पीठ के, वो चौंक गए और कोर्ट ने कहा 5 करोड़ मांग रही है, वो पैसा मांग रही है। तो पति ने कहा हाँ। इस पर कोर्ट ने पत्नी के वकील से पूछा और उसकी तरफ मुखातिब हुआ कोर्ट, और उसने पूछा कि क्या आपकी ओर से 5 करोड़ की मांग की गई है? तो पत्नी के वकील ने कहा कि ये तो शुरुआती बात थी, ऐसा नहीं है, हम रकम कम करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कोर्ट का रुख जो था वो बदल चुका था इतनी देर में। कोर्ट ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसकी यही अप्रोच रही, यानी अगर पत्नी की ओर से यही रवैया रहा, तो कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है जो उसे पसंद ना आए। ये कोर्ट ने कहा कि ऐसा भी आदेश दिया जा सकता है जो उसे अच्छा ना लगे। कोर्ट ने कहा कि उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, यानी पत्नी के लिए कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। और कोर्ट ने पत्नी को नसीहत दी कि उसे तर्कसंगत मांग रखनी चाहिए, वो तर्कसंगत मांग रखे और इस मुकदमे को खत्म करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में भी लिखा दी है, ये आदेश में लिखा है कोर्ट ने। इसके बाद कोर्ट ने पति पत्नी दोनों को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में पेश होने और मिल बैठकर आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का आदेश दिया। ये कोर्ट का ऑर्डर है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पत्नी तर्कसंगत डिमांड पर आती है कि नहीं आती है। लेकिन तलाक पर पत्नी को तर्कसंगत गुजारा भत्ता देने का कानून जो बना था, वो मैं आपको बता दूं, ये कानून इसलिए बना था ताकि तलाक के बाद कोई महिला सड़क पर ना आ जाए। उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो सम्मानजनक ढंग से अपना गुजारा कर ले। ये एक कल्याणकारी प्रोविजन बनाया गया है जो पति पत्नी के मामले में तलाक होने के बाद पति या पत्नी किसी के भी पास अगर आय के साधन नहीं है या अपना गुजारा करने की हैसियत नहीं है, तो कोर्ट दूसरे पक्ष को, उस पक्षकार को गुजारा भत्ता देने का आदेश देता है। पति पत्नी दोनों को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। मुकदमा लंबित रहने के दौरान अगर कोई भी पक्ष के पास आय का साधन नहीं है तो वो दूसरे पक्षकार से गुजारा भत्ता दिलाए जाने की मांग कर सकता है। लेकिन तलाक के मामले में जब अंतिम सेटलमेंट होता है तो कोर्ट पत्नी को कई बार एक मुश्त रकम दिलाता है ताकि बार बार का चक्कर ना रहे और पत्नी का तलाक के बाद भी सम्मान पूर्वक जीवन यापन हो सके। ये उद्देश्य है इसमें गुजारा भत्ता दिलाने का कानूनी प्रोविजन का, कि तलाक के बाद भी सम्मान पूर्वक जीवन यापन हो सके पत्नी का। यही नहीं, दीवानी कानून भी है। दीवानी कानून ये कहता है कि पत्नी को पति की आय और शादी के पहले वह जिस स्थिति के रहन सहन में रहती थी उसी तरह का रहन सहन मेंटेन करने के हिसाब से गुजारा भत्ता तय होना चाहिए। यानी जैसे वो रहती थी जिस स्तर में, ऐसा तो नहीं है कि कोई अपर क्लास का है या कोई मिडिल क्लास का है उसके इतना कम दिया जाए, मीगर अमाउंट हो कि वो पता चला अपना गुजारा ही नहीं कर सकता, वो खाना ही नहीं खा सकता, तो रहन सहन क्या मेंटेन करेगा। तो ये चीज ना रहे, एक संतुलन कायम रहे, ये कानून में साफ साफ कहा गया है। तो कानून में बाकायदा इस बात का ख्याल रखा गया कि पत्नी तलाक के बाद साधनहीन और भुखमरी की कगार पर ना आ जाए। साथ ही दोनों के बीच गुजारा भत्ता के बारे में वन टाइम सेटलमेंट होने से तलाक के बाद दोनों अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सके। ये एक मंशा होती है वन टाइम सेटलमेंट की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कई मामलों में गुजारा भत्ता जो है वो वन टाइम सेटलमेंट में नहीं तय होता। यानी ऐसा नहीं है कि हर ये रूल ही है कि सभी में तलाक के मामलों में वन टाइम सेटलमेंट होगा, नहीं। किसी किसी में कोर्ट जो है परिस्थितियों को देखते हुए हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश देता है और जरूरत के हिसाब से अर्जी लगा करके ये रकम बढ़वाई भी जा सकती है। ये केस टू केस डिसाइड होता है, कोर्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कोर्ट क्या आदेश देता है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वन टाइम सेटलमेंट का, लेकिन ज्यादातर मामलों में दिया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे इन्हीं की शादी है, सिर्फ 1 साल की शादी है, तो निश्चित तौर पर तलाक के बाद दोनों अपना जीवन आगे मूव करेंगे, दोनों हो सकता है शादी करें, अपनी आगे जिंदगी बढ़ाएं, तो वो लगातार का कि एक गुजारा भत्ता दे रहा है दूसरा, तो ये विवाद ही खत्म हो जाए। इसलिए वन टाइम सेटलमेंट ऐसे केसेस में किया जाता है। लेकिन जो मौजूदा मामला है जिसकी मैं चर्चा कर रही हूं, वो केस ये भी दिखाता है कि कई बार पत्नियां भी इस कल्याणकारी प्रोविजन का फायदा उठाने और पति से ज्यादा पैसे लेने की फिराक में रहती हैं।
निश्चित तौर पर पति बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है तो उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन कानून में सबसे बड़ी चीज होती है रीजनेबलनेस की, यानी जो डिमांड की जा रही है क्या वो तर्कसंगत है। बाकी बात तो निश्चित तौर पर पति की आय, पत्नी की स्थिति देख के तय होगी, लेकिन एक तर्कसंगतता जो होती है, रीजनेबलनेस होती है, वो बहुत जरूरी होती है। उसका ध्यान हमेशा पक्षकारों को रखना चाहिए। ये जब कभी मुकदमे के लिए जाए, कभी कोर्ट कचहरी में बात हो, तो वहाँ जो अमाउंट, जो डिमांड रखी जाती है, वो पैसे की हो या किसी भी चीज़ की हो, उसमें कोर्ट हमेशा रीजनेबलनेस देखता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो कोई भी पक्षकार हो। तो इस केस का सार यही निकलता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो पति हो या पत्नी, उसे तर्कसंगत मांग रखनी चाहिए। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण मामला आएगा तो मैं आपके साथ उस पर चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।